जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निशा शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी जीडी का सेट नंबर 4, जिसमें हम आज मैथ्स का पोर्शन करेंगे। ठीक है, 3 सेट्स हमारे हो चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 4 का, देखते हैं क्या है। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन में से ही आता है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपॉन में है 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69। इस क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है, इसको आपने आइडेंटिटी के द्वारा सॉल्व करना है। एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कीजिए। ए क्या है, यहाँ पे ए की प्लेस पे 0.41 है। ए को हम ए की पावर 3 है, ए की जो घात है वो 3 है। इसका मतलब है कि 4.1 को 0.41 को उन्होंने 3 बार लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस जो b है आपके पास, दूसरा नंबर कौन सा है, b। ठीक है, वो क्या है 0.69, तो उनको उसने 3 बार लिखा है। ठीक है, क्योंकि b की पावर 3 है, b का जो घात है वो 3 है। ठीक है, अपॉन में कंपेयर करो ए स्क्वायर। ठीक है, ए को 2 बार लिखा है, फिर प्लस ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट है, फिर बी का स्क्वायर है, मतलब बी को 2 बार लिखा है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी जो है ये बन रही है। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी। कुछ नहीं करना, आपने इस आइडेंटिटी की पहचान करनी है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे ना, तो ओपन करोगे तो ये कट जाता है नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारा इसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये नीचे वाली चीज़ उसके साथ कैंसिल होके ये वाली चीज़ बच जाती है। तो सिर्फ इसको हमने प्लस करना है, तो प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, द HCF एंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 11 and 7700. If first number is 275, then find the other number. दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 11 तथा 7700 है, 7700 है। यदि पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपने हमेशा एक फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, म सव महत्तम समावर्तक गुणा ल सव बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये 4 चीजों में से आपको 3 गिवन होती हैं और एक फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। HCF हमें गिवन है म सव 11, LCM यानी कि ल सव हमें गिवन है 7700, एक संख्या हमें गिवन है यानी कि पहली संख्या 275, फर्स्ट नंबर। फाइंड करना है हमने सेकंड नंबर। ठीक है, दूसरी संख्या हमने फाइंड करनी है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको अकेले छोड़ना है आपने। ठीक है, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई है तो वो उधर आके डिवाइड हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 275। तो दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 से कैंसिल कर सकती हूँ मैं इसको, 11 के टेबल पे ये 275 आएगा।
ठीक है, 11 2 22, 5 11 5 ज़ा 25, ठीक है। अब इसको आप 25 पे भी कैंसिल कर सकते हो सीधा, या 5 पे कर लो, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा, ठीक है। अब ये कट गया, 5 3 ज़ा 15, 0 0 क्यों आएगा, क्योंकि दो इकट्ठे नंबर जब हम उतारते हैं तो 0 लगता है। 5 8 ज़ा 40, तो 308 आपके आगे सेकंड नंबर आ गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द सम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम 51 to 100 टर्म्स, ठीक है। 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है हमसे। अगर हम इनको लिखने बैठ गए और इनका टोटल करने बैठ गए फिर तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी आपको इतनी संख्याओं का योग पूछा जाए, सम पूछा जाए, तो आपने सम का फॉर्मूला यूज कर देना है, ठीक है। कितने टर्म्स है ये, 100 टर्म्स है, यानी कि एपी सीरीज है ये, क्योंकि डिफरेंस इसमें सेम है, डिफरेंस इसमें सेम है। पिछले हमारे जो पेपर था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपने सम का फॉर्मूला लगाना है योग का, तो वो क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d। अब आप कहोगे कि n क्या है, यहाँ पे n है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स संख्याओं की संख्या। अब इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है, 50। 51 से लेकर 100 तक 50 ही बनेगी ना, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 50। अब a क्या है, a है हमारी फर्स्ट टर्म, पहली संख्या, जो इस सीरीज में पहली संख्या गिवन है वो क्या है, 51। फिर आई बात d की, जो इस फॉर्मूले में हमें यूज करना है, वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि d क्या है। यहाँ पे d है कॉमन डिफरेंस, इन संख्याओं के बीच का जो कॉमन अंतर है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस। दूसरी में से पहली माइनस करके देख लो, या तीसरी में से दूसरी माइनस करके देख लो, वो डिफरेंस सेम आएगा। जैसे कि 52 में से 51 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1। इस तरह हमें n की वैल्यू भी पता चल गई, और a की भी और d की भी। अब इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, जो योग का फॉर्मूला है, जो सम का फॉर्मूला है, उसमें हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज। n कितना है, 50, भर दीजिए वैल्यू। 2a, a की वैल्यू कितनी है, 51 प्लस n-1 यानी कि 50 - 1, d हमारा 1 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 25, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 102 प्लस 49 × 1 49, ठीक है, क्योंकि ये माइनस करके 49 × 1 49, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 151, ये मल्टीप्लाई का साइन है अभी यहाँ पे, 25, इसको हम मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपके पास 250 × 151 का प्रोडक्ट होता है, इनका गुणनफल होता है 3775। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, फाइंड द थर्ड नंबर। 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। गिवन क्या है हमें, 7 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7। ये संख्याएं हैं 3 और ये है इनकी औसत, एवरेज। तो एवरेज को हम संख्या से, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है, 3 × 7, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल। नंबर ऑफ टर्म्स इंटू एवरेज कर देंगे, संख्याओं की संख्या को औसत से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है टोटल, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, कहते हैं उनमें से जो पहली 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 4। टोटल संख्याएं कितनी हैं,
3। इस एग्जाम्पल को देखो जरा, 3 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कौन कौन सी हैं, लेकिन 3 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो 7 था। हमने टोटल फाइंड किया, टोटल मल्टीप्लाई करके ये इनका टोटल आ गया 21। कहते जो उनमें से 2 संख्याएं हैं, ये पहली 2, उनका जो औसत है वो 4 है। मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये आ गया आपके पास टोटल, तो इनका टोटल है 8। कहते ये तीसरी संख्या कौन सी है, फाइंड द थर्ड नंबर। अब ये तीसरी संख्या जो है वो कौन सी है, तीसरी संख्या अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं वो तीसरी संख्या ही होएगी, ठीक है। 8 में अगर मैं 21 में से 8 माइनस करूंगी तो वो 13 है, क्योंकि इन सभी का टोटल 21 है, तो यहाँ पे वो संख्या कितनी है, 13 है। वही पूछा है कि तीसरी संख्या कितनी है, 13, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपने साइड में मल्टीप्लाई करना है, तभी आपको टोटल पता चलेगा ना। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, इफ अ न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द रिजल्ट विल बी 5/8, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न का अंश, ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है, भिन्न का अंश 25% और हर को 20% कम कर दिया जाए, तो ऐसा करने से जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो 5/8 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न मतलब पहले वाली भिन्न जो है, जब हमने ये चेंजेस नहीं किए थे तो वो कौन सी थी। चलिए मान लेते हैं कि x/y थी, x/y थी। जब अंश को यानी कि न्यूमिनेटर ऊपर वाले को 25% बढ़ा दिया जाए, ये मैं हर बार कहती हूँ कि 25% बढ़ा दिया जाए, मीन्स 125, ठीक है, 100 में ऐड करके। फिर कहते हैं जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसको कम कर दिया जाता है 20%, मीन्स कम कर दिया जाए तो 100 में से माइनस करना है। तो 125 को अंश से मल्टीप्लाई, हर को जितना वो कम किया है मल्टीप्लाई। कहते ऐसा करने से ये जो भिन्न है वो कितनी बन जाती है, 5/8, 5/8 हो जाती है। तो ये मूल भिन्न कितनी है, मतलब x/y जो हमने शुरू में मानी थी वो है कितनी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चीज़ को मैं उधर ले जाऊंगी, बॉर्डर पार, ठीक है, तो उधर लेके जाऊंगी तो ये उल्टा हो जाता है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो इधर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 25 जा, 8 10 जा, फिर 5 पे कट जाएंगे, 5 2 जा, 5 5 जा। तो ये मूल भिन्न हमारी क्या है, 2/5, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन से भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम में से है। 8 years ago विशाल was 4 times the age of his son Shekhar. After 8 years Vishal's age will be twice the age of Shekhar. Find present age of each. 8 साल पहले, अब शुरू में ही पहले की बात हुई है, 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। इसी लाइन को उठाते हैं पहले, 8 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, विशाल है और एक शेखर है। अगर शेखर x का है तो विशाल उससे 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो 4x आएगा, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे x+4 लिख देते हैं, नो, गुना मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है 4x, ठीक है। अगर 4 साल अधिक हो, ठीक है, फिर x+4 लिखते हैं हम। तो फिर क्या हुआ, आफ्टर 8 years, अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही वो पहले की बात करे कि 8 साल पहले ये था, तो आपको उसकी एज को वर्तमान में लेके आना जरूरी है, ठीक है, वर्तमान में लेके आना जरूरी है। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मतलब अब वो 8-8 साल बड़े हो चुके हैं दोनों, ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दोनों की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु शेखर हो जाएगा x+8 का और विशाल 4x+8, ठीक है, ये वर्तमान आयु आ गई उनकी।
अब क्या बोला है 8 साल बाद, 8 साल बाद, क्योंकि जब भी हम बाद की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट एज में ऐड करके करेंगे ना, पहले वाली एज में थोड़ी ऐड करूंगी मैं, ठीक है। बाद के लिए हमें प्रेजेंट एज पता होनी जरूरी है। 8 साल बाद क्या हुआ, कहते आफ्टर 8 years विशाल्स एज विल बी ट्वाइस, तो विशाल की एज दुगनी हो गई है 8 साल बाद। तो करना क्या है, दोनों की एजेस को रख लो बराबर, बराबर रख लिया। अब 8 साल बाद बोला है तो 8 हमें ऐड करना पड़ेगा एक और बार, बाद की बात हो रही है तो ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 4x 16, ये x प्लस 16। 8 साल बाद क्या हुआ, विशाल की आयु दुगनी हो गई अपने पुत्र से। विशाल की हुई है ना, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, जिसकी दुगनी हुई है उसके उल्टे में दुगना कर रहा है जाके इनका बैलेंस सेम हो जाए, ठीक है। अगर इसकी दुगनी हुई है ऑब्वियसली पिता की दुगनी होगी, ठीक है, तो इसमें पुत्र की आयु में आपने 2 गुना कर देना है, ठीक है, पुत्र की आयु में 2 गुना कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब x वाली एक साइड में 2x इज इक्वल टू 16 मीन्स x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहां से आपको क्या पूछा गया है एंड में कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ईच, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें दोनों की। अब वर्तमान आयु हमने ये मानी थी तो x की वैल्यू यहीं पुट करूंगी मैं, ठीक है। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, तो 16 वर्ष का हो जाएगा शेखर, और 4 इंटू 8 प्लस 8 ये हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 8 40, तो पिता की आयु मतलब विशाल की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो ट्रिक से भी हम करवाएंगे अगर आप हमारी एकेडमी में आ रहे हो तो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है आपका, 7th क्वेश्चन है आपका 32/243 32/243 रेज़ टू पावर 4/5। ये जो पावर है इसकी नेगेटिव में दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ऑप्शन है 4/9, 9/4, 16/81 एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं, जब भी पावर नेगेटिव में आपको दिखाई दे तो आपने इसको पॉजिटिव करना है पहले, क्योंकि नेगेटिव पावर से हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। तो इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, जो भी ब्रैकेट के अंदर पड़ा है उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना है, यानी कि 243/32 हो जाएगा, और फिर आपकी जो पावर है, ये पावर है आपकी, वो हो जाएगी 4/5, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अब इसको हम, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर को खत्म करना है, ठीक है। इस 5 को खत्म करना है, क्योंकि ऐसे मैं इसको खोल नहीं ले सकती, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें पता नहीं चलता कि इसको कितने टाइम्स लिखा है। तो एक होल नंबर बनाना है इसका, तो वो कैसे बनेगा। अब 243 कैसे आता है, अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 मिलता है, ठीक है। और 2 को 5 टाइम्स करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है 32, ठीक है। 3 को हम 5 टाइम्स करेंगे तो 243 आता है, ठीक है। अगर नहीं ऐसे पता चलता तो आप फैक्टर्स बना के देख सकते हैं। 2 को 5 टाइम्स करते हैं तो हमें मिलता है 32, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। 3/2 रेज़ टू पावर 5, मैंने 5 में इसलिए बनाया क्योंकि मैंने इसको खत्म करना है, ठीक है, इसको एलिमिनेट करना है 4/5, और 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। अब 3/2 रेज़ टू पावर 4, अब पता चल रहा है 4 का मतलब है कि 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर का मतलब तो यही होता है ना, जो अंदर बड़ी चीज़ है वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाइड है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं है, 16/81 दिख रहा है,
लेकिन न्यूमिनेटर में हमारा 81 है। कई बच्चे गलती से वो कर देते हैं टिक, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, one candidate got 71% votes and won by 756 votes. Find the total number of votes. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले और वह 756 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 756 वोटों से वो जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ठीक है, अब 2 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए ए है, एक बंदा बी है। ठीक है, अब एक उम्मीदवार को 71% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 के पीछे बात होती है, 100% के पीछे बात होती है भाई। तो दूसरे को मिले होंगे 29%, जो हार गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है कि 756 वोटों से ये जीत गया। 756 वोटों से ये ए जो है वो जीत गया, वोटों से जीत गया। अब कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि ये जो गिनती है, ये जो काउंटिंग है, ये किसकी है, या जीतने वाले की या हारने वाले की? तो कई बच्चे कहते हैं कि ये जीतने वाले को मिले हैं। नहीं, इसकी सेंस को समझो आप क्वेश्चन की, कि 756 वोट्स वो हैं, इन दोनों के डिफरेंस है ये। ठीक है, इतनी वोटों से जीत गया, इतनी वोटों से हार गया। ठीक है, इतने नंबरों से पास हो गया, इतने नंबरों से फेल हो गया, इतने नंबर अधिक आए, इतने नंबर कम आए। तो ये सारी चीजें आपको अंतर शो करती हैं, डिफरेंस। ठीक है, अंतर शो करती हैं, यानी कि किसका? 71% और 29% का। अगर मैं इनका माइनस करके देखूं, इनका डिफरेंस कितना बनता है हमें? 42%। तो वो 42% के वोट्स कितने हैं? 42% वोट्स इसको ज्यादा मिली है इससे। ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं। इसमें परसेंट में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगी 42% वोटों से ये जीत गया। ठीक है, 42% वोटों से बी हार गया। बात तो एक ही है। ठीक है, अंतर है दोनों में। तो 42% के वोट कितने हैं? ये अंतर का है, जो काउंटिंग दे रखी है ये इन दोनों की अंतर की है। ठीक है, 756। तो 1% के लिए कितनी वोट्स? 756/42। अब हमें पूछा है कि कुल मत कितने पड़े, कुल वोट्स कितनी पड़ी हैं। जब भी आपने टोटल फाइंड करना है तो 100% तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% के लिए 756/42 इंटू 100। अब मैं 6 के टेबल पे इसको काट दूँ। 6 7 जा, 6 1 जा, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36। ठीक है, अब 7 के टेबल पे 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो 18 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो टोटल वोट्स कितनी है? 1800 वोट्स जो थी वो टोटल थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 5%। 20%, 10% तथा 5% के क्रमिक छूट का पता लगाएं। क्रमिक छूट जब भी आपने फाइंड करनी है या सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड करनी है तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, क्रमिक बट्टे। कई बार छूट लिखा जाता है, कई बार बट्टे लिखा जाता है, क्रमिक बट्टे। तो इसका फॉर्मूला है x + y - x × y अपॉन 100। ये जो 100 है इनके अपॉन में है। ठीक है, अब एक्स वाई क्या है? अब जो हमें परसेंट गिवन है 20%, 10% एंड 5%। तो हम दो लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में एक्स और वाई की बात हुई है, यानी कि 2 नंबर्स की बात हुई है, एक्स फर्स्ट वाला और वाई सेकेंड वाला। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर चलते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू 10 -
20 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा ऐड करके 30 माइनस ये हो जाएगा 2, 30 माइनस 2 इज 28। अब हम इसको मानेंगे x, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो क्या होगा y, तो y हमारा हो जाएगा 5%। तो अब इन दोनों पे लगा देते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है, यही वाला सेम। अगर ये 2 दिए होते तो ये आंसर था, अब 3 है तो 3 के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको x मानेंगे, फिर जो हमारा बचा हुआ है वो y हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं फॉर्मूला 28 + 5 माइनस सेम फॉर्मूला यही अप्लाई कर रही हूँ, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट टाइम है इसमें, सेकंड टाइम इसमें, इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है। ये हो जाएगा 33, इसको 100 ही रहने देते हैं क्योंकि पॉइंट में हमें इजी हो जाता है। फिर 28 इंटू 5 हो जाएगा आपका 140 अपॉन 100, ठीक है, यानी कि 1.4, 0 से 0 कट। 33 में से हम 1.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 33 में से, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है भाई, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें अपने आप से पीछे लगा लेते हैं 6, ये हो जाएगा आपके पास 31.6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 624 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन रेशो 1:2, रेशो 1:3, रेशो 1/4। फाइंड द सीज शेयर। 624 को यदि ए बी सी में 3 बंदे हैं ए बी सी, उनको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाए तो सी का हिस्सा ज्ञात करें कि सी को कितने रुपए मिले। अब रुपए टोटल कितने हैं 624, ठीक है, 624 है, 10th क्वेश्चन है ना ये। तो ये 3 बंदे हैं ए बी सी, रेशो में है, किस रेशो में डिवाइड किया है 1/2, 1/3, 1/4। ये जो रेशो है ये फ्रैक्शन में है। अब आपको इस फ्रैक्शन को सीधा करना पड़ेगा, पहले वो सीधा करना है तो कैसे करना है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शन में रेशो दिखाई दे तो उस रेशो को सीधा करने के लिए डिनोमिनेटर्स यानी कि हर का आप एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम इनका आ जाएगा 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 12 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ, क्योंकि वो हमेशा कटेगा। 2 6 जा क्योंकि एलसीएम है, 3 4 जा, 4 3 जा, तो रेशो आपके पास आ गई 6 4 3। इस रेशो का मतलब है कि 624 में से जो छठा हिस्सा है 6th पार्ट है वो ए को मिला, 4th पार्ट बी को मिला, 3rd पार्ट सी को मिला। लेकिन हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि 624 में से कितने रुपए सी को मिले, ठीक है, वही हमने फाइंड करना है इसमें। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, जिसका फाइंड करना है यानी कि सी का करना है तो उसकी रेशो को रखो ऊपर और रेशो का टोटल रखेंगे नीचे, रेशो का टोटल रखेंगे नीचे, यानी कि 6 + 4 + 3 इंटू जितने रुपए आपने देने हैं उसको 624 में से टोटल मल्टीप्लाई, ठीक है, 3/13, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो 13 पे, 13 4 जा 52, ठीक है, 13 8 जा 104। तो ये आ जाएगा 48 इंटू 3 हो जाएगा आपका 144 रुपीज़ किसको मिले हैं सी को। बी का भी पूछ सकते हैं, ए का भी पूछ सकते हैं, पैटर्न यही है, ठीक है, ऐसे ही करना है, जिसका पूछा है उसकी रेशो ऊपर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ये राइट आंसर। अब करते हैं हम 11वां क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है इफ स्पीड ऑफ रेशो ऑफ 3 कार्स इज 2:3 and 4 देन फाइंड द रेशो ऑफ टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 कारों की गति का अनुपात जो है वो 2:3:4 है, तो उसी दूरी को कवर करने के लिए उनके समय का अनुपात पता करें। अब जो है 3 कारें हैं, क्वेश्चन क्या है
समय और चाल का है ये क्वेश्चन। स्पीड हमें गिवन है, यानी कि चालों का अनुपात, 3 कारें हैं A, B एंड C, उनकी स्पीड की रेशो कितनी गिवन है 2:3:4। हमें पूछा है कि इनके समय का अनुपात क्या होगा, तो हमने निकालना है टाइम की रेशो, इनकी तीनों की समय का अनुपात। स्पीड और टाइम का रिलेशन जो है वो उल्टा है, ठीक है। जितनी स्पीड से आप अपना मोटरसाइकिल दौड़ाओगे उतनी जल्दी आप अपनी एकेडमी में पहुंच जाओगे, ठीक है, अपने घर में पहुंच जाओगे। जितनी स्लो चलाओगे उतनी ही लेट पहुंचोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर टाइम का रेशो गिवन है तो आप स्पीड को उल्टा कर दोगे, स्पीड का गिवन है तो टाइम को उल्टा, टाइम के लिए इसको स्पीड को उल्टा कर दोगे। कैसे? जैसे ये 2/1 है तो इसको मैं 1/2 कर दूं, ठीक है। इसको 1/3 क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इसको 1/4, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें देखो कि आप देखोगे कि ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो सीधी रेशो गिवन है, तो इसको रेशो को सीधा करने के लिए हम इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2, 3, 4 का एलसीएम पिछले वाले सम में किया था 12 था, तो उस 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सभी नंबर्स के साथ, सभी रेशोज के साथ, ठीक है। 2 6 3 4 4 3, ठीक है। कई बार यहीं पे आंसर होता है, अगर आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं है, सीधी करके लिखा है, तो आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। इफ द अमाउंट ऑफ सम मनी is ₹6944 at the rate of 8% for 3 years, then find the original amount of money। यदि कुछ धनराशि की राशि 3 वर्ष के लिए 8% की दर से 6,944 रुपये है तो धन का योग ज्ञात करें। धन का योग मतलब प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, ठीक है। और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या है, अमाउंट ऑफ मनी यानी कि ए गिवन है, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन है आपके पास 6944 रुपीज, ठीक है। रेट कितना गिवन है, रेट है आपके पास 8% यानी कि दर। टाइम, समय कितना है 3 वर्ष। पता करना है हमने मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, पी फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने एक्स मान के नहीं करना, इसमें सीधा एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कहाँ? जहाँ पे सीधा ही मिश्रधन गिवन हो, आपको अमाउंट गिवन हो, साधारण ब्याज भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो सीधा ही मिश्रधन गिवन है, तो उसमें आपने मूलधन फाइंड करना है। कैसे? इसको नोट कर लीजिएगा, A × 100, 100 प्लस R × T, ठीक है। A कितना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, इंटू 100, 100 प्लस R × T, 8 × 3। अब मिस्टेक क्या करनी है, कई बच्चों ने 100 से 100 कैंसिल कर देना है, नो, क्योंकि यहाँ में बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो ऐसा नहीं करना है। 6944 × 100, 100 प्लस 24, 6944 × 100, ये हो जाएगा 124। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 के टेबल में कैंसिल करेंगे, ठीक है। 4 3 4 1 425, ठीक है। अब यहाँ पे 6944 को हम 31 से कैंसिल करेंगे, 31 2 60, 62, 31 2 फिर 62, अब 31 4 124 आ जाए, ठीक है। 224 पे ये सीधा कैंसिल हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5600, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। 224 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 5600। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये ए।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में से है। यदि ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 3/5 भाग को 9 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को सी 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह इकट्ठे मिलकर काम करे तो वो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे? ठीक है, ए कैन डू अ वर्क 1/2 of a piece of work in 5 days, B can do 3/5 of the same work in 9 days, and C can do 2/3 of the work in 8 days. In how many days the work will be completed if they work together? अब क्वेश्चन क्या है कि A 1/2 A किसी काम का 1/2 भाग को करता है 5 दिन में। ऐसे ये फ्रैक्शन में आए, इतना भाग 5 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करना है इसको उल्टा करके, ठीक है, मतलब 10 डेज में कर देगा। ठीक है, आधा काम 5 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 10 दिन में होएगा। ठीक है, ऐसे ही बी का दिया है हमें, जो 3/5 भाग है किसी काम का वो 9 दिन में करता है, 9 डेज में। ठीक है, ये दिन है ये। ठीक है, अब 3/5 भाग किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम यानी कि एक काम वो कर देगा 9 इंटू, इसको उल्टा कर देना है, 5/3 15 डेज में। तो बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है? 15 दिनों में। सी, अब जो सी है वो करता है 2/3 भाग का जो काम है वो 8 दिन में करता है। किसी काम का 2/3 भाग वो 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? उल्टा कर देना है इसको, 2 4 मीन्स 12 डेज में। अब पूरा काम हमने निकाल लिया। ए करता है एक काम को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। ठीक है, तो वही कुर्सियों वाले एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, हमने इनका एक दिन का काम जो है, एक काम निकाल लिया है। इनकी कैपेसिटी है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। अब एग्जांपल लेते हैं कि इनका कुर्सियां बनाने का काम है। ठीक है, तो कुर्सियां बनानी है इन्होंने कितनी, टोटल काम करना कितना है वो हमें पता चलता है एलसीएम से। इन तीनों का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब एक दिन का काम निकालते हैं तीनों का। ए जो है एक दिन में 6 कुर्सियां बनाता है। एक दिन का काम कितना आ गया? डिवाइड करके देखेंगे 60 को 10 से। ए 6 बना सकता है, बी 4 बना सकता है और सी 5। तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बन रही है? ये 1 डे वर्क है भाई, 6 4 5। ठीक है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो ये तीनों मिलकर 15 कुर्सियां एक दिन में बना देते हैं। ठीक है, एक दिन में कितनी कुर्सियां बन रही है? 15। ठीक है, अब बनानी कितनी है? कुल काम करना कितना है? 60। तो 60 कुर्सियों को हम 15 से भाग कर देते हैं, तो वो 4 दिन में कुर्सियां बनके तैयार हो जाएंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ rhombus is 5 cm and its diagonal is 8 cm, then find the area of rhombus। एक समचतुर्भुज का पक्ष यानी कि उसकी साइड, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है, तो रंबस का जो समचतुर्भुज है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब रंबस कैसी होती है भाई? जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिला दो तो वो विकर्ण बन जाता है। ठीक है, अब हमें तो एक ही विकर्ण गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है? साइड गिवन है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं, तो 5 ये है तो सारी ही 5 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर
और एक विकर्ण गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर का। ये 8 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 4 4 लिख सकती हूँ, ठीक है, 4 4 हो जाएगा। अब इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, जो डायगोनल होते हैं ना वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे नीचे वाली ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। मैं ये वाली जो ट्रायंगल है वो ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब एक विकर्ण तो है हमारे पास, दूसरा तो है नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसमें पाइथागोरस लगा के मैं ये वाला बेस फाइंड कर लूँगी। अगर ये मुझे मिल गया तो ये डबल कर दूंगी इसको, तो दूसरा डायगोनल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको नेम दे देते हैं AOB, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो इसमें परपेंडिकुलर है वो 4 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, AB है मतलब 5 है, तो पाइथागोरस लग जाएगी h² = p² प्लस b²। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। दो चीजें पता हो तो एक निकालनी आसान हो जाती है। कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 4, और आधार यानी कि बेस हमने फाइंड करना है 25 माइनस ये 16 हो जाएगा इधर आके, ठीक है, माइनस का 16 हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर जो है 9, हमें तो आधार चाहिए, जो स्क्वायर है वो इधर आके स्क्वायर रूट, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो कितना आ गया 3, ये 3 आ गया, तो ये पूरा कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये 6 हमारा आ गया दूसरा विकर्ण, तो यहाँ पे वैल्यू भर दें 1/2। पहला विकर्ण कितना था 8, पूरा लेंगे भाई, दूसरा विकर्ण 3 निकला था तो पूरा हो गया ये 6 का, 2 4 जा, तो 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा आंसर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर एक विकर्ण दिया है दूसरा नहीं दिया है तो आपको इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। 15th क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस पेपर में, फॉर्मूला ही पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने बोला था आपको कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो इसका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr r प्लस h। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह आपका मैथ्स का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है इस पेपर का। 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करवाने की। तो बच्चे वहाँ कमेंट लिखते हैं कि इंग्लिश में या हिंदी में करवाइए हमें। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी होती है ये दोनों लैंग्वेज में चलती है अभी, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर इंग्लिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं दोनों में ही आपको करवाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट आंसर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज इन द फर्स्ट पेयर मॉस्क्यूटो, इंसेक्ट, फ्रॉग, क्वेश्चन मार्क। क्या है क्वेश्चन, मॉस्क्यूटो फर्स्ट क्वेश्चन है,
इंसेक्ट, फ्रॉग, क्वेश्चन मार्क। अब जो हमें गिवन है उसके बेस पर हमने इसका आंसर देना है, ठीक है। जो मॉस्क्यूटो है, मच्छर है, वो एक जीव जंतु यानी कि इंसेक्ट की प्रजाति में आता है। उसकी प्रजाति कौन सी है? इंसेक्ट, ठीक है। मॉस्क्यूटो मच्छर की प्रजाति जो है वो जीव है, जीव जंतुओं में आता है, ठीक है, इंसेक्ट की प्रजाति। जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो है ऑप्शन में देखिए, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल या एवियन। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, एम्फीबियन। इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में उभयचर बोलते हैं। तो ये जो मेंढक है यानी कि फ्रॉग है, जो दोनों जगह पे रह सकता है, पानी में भी और लैंड में भी, ठीक है, वाटर में भी और लैंड में भी जो रह सके उसको बोलते हैं एम्फीबियन। तो ऑप्शन नंबर ए, इसके बेस पे आपने आंसर देना है जो गिवन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सर्टेन कोड स्लोब इज रिटन एज, स्लोब, स्लोब को लिखा गया है, कोड दिया गया है, न्यूमरल्स में है इसका कोड 4379। फेट को लिखा गया है FATE, फेट को कोड दिया गया है 2685। स्टैंडिंग में लिखना हमेशा तो आपको इजी रहेगा। तो पूछा किसका है? लॉफ्ट का पूछा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो लेटर्स हैं LOFT, क्या इसी में से नहीं बनाए गए? ये जो दो हमें वर्ड्स गिवन है इन्हीं में से लिए गए हैं। लॉफ्ट, L इसमें भी है, L का कोड क्या है? 3, O का कोड क्या है यहाँ से? 7, F का कोड क्या है? 2 और T का कोड क्या है? 8। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन सीरीज में से है। थर्ड क्वेश्चन है 24, 25, 33, 60, क्वेश्चन मार्क 249। अब ये सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या ऐड हुआ है। अगर 24 में हम 1 ऐड करें तो ये 25 आएगा। अब 25 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो 33 मिलेगा। अब ये जो आप ध्यान से देखो, ये 1 और 8 क्या है? अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, ठीक है, 3 का क्यूब करते हैं 27। तो क्या 27 ऐड करने से हमें 60 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब पहले 1 का क्यूब ऐड किया, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब 27, अब 4 का क्यूब 64 ऐड करके देखते हैं। क्या 64 ऐड करने पर हमें ऑप्शन मिल रहा है 124 सॉरी 124, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। अब हमने 4 का किया था, अब 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 124 में ऐड करके देखते हैं वाकई नेक्स्ट नंबर मिल रहा है हमें। यस, तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है, तो हम सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैलेंडर में से है आपका। इफ 12 सितंबर 2014 वॉज ट्यूजडे, व्हाट डे ऑफ वीक वुड बी ऑन 25 सितंबर 2021? यदि 12 सितंबर 2014 को मंगलवार है तो 25 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब पहले लिख लो क्या गिवन है आपको। 12 सितंबर 2014 को क्या डे था? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। अब आपसे पूछा गया है कि 25 सितंबर को क्या डे होगा। 25 सितंबर, ईयर भी चेंज है, 2021 को क्या डे होगा? इसका सल्यूशन देखिए। पहले तो एक बात कि अगर आपको इस डेट को, इस ईयर को जो डे आपको दिख रहा है उसका जो नेक्स्ट 12 सितंबर 2050 सेम डेट को नेक्स्ट ईयर में अगला डे होता है, ठीक है, यानी कि 12 सितंबर
2014 को अगर ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है तो सेम डेट मतलब 12 सितंबर 2015 को अगला दिन होता है, यानी कि अगर मंगलवार है तो यहाँ पे बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि लीप ईयर तो नहीं आ रहा बीच में, नो। लीप ईयर का पता चलता है लास्ट वाले 2 अंकों को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेष 0 आता है, यानी कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से विभाजित हो रहा है तो वो लीप ईयर होता है, ठीक है। अब हमने 2021 तक जाना है, ठीक है। पहले हम 12 सितंबर 2021 तक तो पहुंचे, ठीक है। 12 सितंबर 2016 को, अब देखो ये 16 लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर वाले केस में क्या होता है, एक दिन छोड़ के, अगर बुधवार है तो वीरवार छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर में जो ईयर होता है वो 366 का हो जाता है, नॉर्मल ईयर जबकि 365 का होता है, ठीक है। इसमें फेब्रुअरी भी इंक्लूड है इसलिए, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के 12 सितंबर 2017 में कौन सा डे होगा, अब ये तो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ हो जाएगा शनिवार यानी कि सैटरडे। 12 सितंबर 2018 को संडे, ठीक है। 12 सितंबर 2019 को मंडे। 12 सितंबर 2020, अब 20 जो है वो लीप ईयर आ गया, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के यानी कि वेडनेसडे, ठीक है। फिर 12 सितंबर 2021, क्योंकि हमने 21 तक जाना है तो अब आएगा थर्सडे यानी कि नेक्स्ट डे वीरवार। अब देखो हमें पूछा है 25 सितंबर को, तो जो डे है वो रिपीट होता है 7 डेज के बाद, ठीक है। 12 को अगर वीरवार है तो 12 + 7, 19 को क्या होएगा, वीरवार, 19 को भी थर्सडे होएगा, ठीक है। 19 के बाद 7 और प्लस कर दो यानी कि 26 को भी वीरवार होएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है 25 को, तो 26 से पहले 25 को क्या डे होएगा, वेडनेसडे, एक दिन पहले क्या होएगा उससे, वीरवार से पहले बुधवार, यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। इफ कमल सेज रवि's mother is the only daughter of the mother of my mother, he is Kamal, how is Kamal related to Ravi? अगर कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, कमल का संबंध रवि से कैसा है, ठीक है। तो कमल जो है वो रवि का क्या लगता है, स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये ब्लड रिलेशन का सेकंड लेवल है, ठीक है। कमल ने कहा, जिसने कहा उसको बनाए पहले, कमल ने कहा रवि की जो माँ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो मेरी कहाँ लिखा है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब कमल की माँ की इकलौती बेटी यानी कि कमल की बहन, ठीक है, बहन भाई हो गई। ये कौन है, ये रवि की माँ, ये वाला चीज उठा के यहाँ पे रख दो, रवि की माँ, ठीक है। रवि की माँ मेरी माँ की यानी कि कमल की माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, यानी कि ये बहन भाई हो गए। ये बेटी का जो है वो बेटा है, ठीक है, यानी कि कमल की बहन का ये बेटा है रवि। तो पूछा क्या है कि कमल का रवि से क्या रिश्ता है, तो कमल इसका क्या लगा, मामा, ठीक है, क्योंकि बहन का भाई है वो इसका रवि का क्या लगेगा, मामा। उसकी मम्मी का जो भाई है वो क्या लगेगा, मदर का जो ब्रदर होता है वो मामा होता है, मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कमल जो है इसका रवि का क्या लगा, मामा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है वो खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।
जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, इस सेट का आपने देख लिया हुआ है मैथमेटिक्स का जो भी सॉल्यूशन था और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन था। नेक्स्ट सेक्शन आपका साइंस का जो सॉल्यूशन है उसको लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए। तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है इस सेट का साइंस का वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज इन्वेंटेड बाय, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी है चैडविक। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। मतलब परमाणु के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? न्यूक्लियर बम इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन, बोथ मतलब कि दोनों, या नॉन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर है आपका इसका? तो जब परमाणु बम पूछे कि किस पर आधारित है तो आपका आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन पर। जब हाइड्रोजन बम पूछे तो उसका क्या होगा? नाभिकीय संलयन पर। मतलब हाइड्रोजन बम पूछे तो न्यूक्लियर फ्यूजन और परमाणु बम पूछे तो न्यूक्लियर फिजन। सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। जो परमाणु बम है वो आधारित है किसके ऊपर? नाभिकीय विखंडन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, रडार किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, या रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार वाज इन्वेंटेड बाय, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंक वाइट, ऑप्शन नंबर बी है लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर सी है मार्कोनी, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो देखते हैं कि किसने किसका आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन है आपका फ्रैंक वाइट, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी है लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी ने किस चीज का आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। आपका क्वेश्चन क्या था आपका कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेलर और यंग ने। अगर आपको ऑप्शन में टेलर और यंग दिखता है तो वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वह ग्रह जिसमें उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? आपका क्वेश्चन है द प्लैनेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है मार्स मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है नेपच्यून। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह। शनि ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 82, 82 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। दूसरा ऑप्शन था जुपिटर, जुपिटर के कितने उपग्रह हैं? 79। थर्ड ऑप्शन था मार्स, मार्स के कितने उपग्रह है? 2 प्राकृतिक उपग्रह है, फोबोस और डाइमस, आपको याद ही होगा ये तो। और जो डी ऑप्शन है वो क्या है? नेपच्यून, नेपच्यून के कितने उपग्रह है? 14, 14। छोटी छोटी चीजें आपको मतलब याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह जो सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में अपनी पूरी परिक्रमा पूरा करता है। क्वेश्चन है द प्लैनेट विच कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है वीनस, ऑप्शन नंबर सी है मंगल मार्स, ऑप्शन नंबर डी है शनि ग्रह। सही आंसर क्या है आपका? बुध, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है? 88 दिनों में। दूसरा ऑप्शन था आपका बृहस्पति, नहीं, दूसरा ऑप्शन था आपका शुक्र वीनस, वो कितने दिनों में पूरी करता है? 224 दिन में, करीब करीब 224.7 दिन है। मार्स ग्रह कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है? 687 दिन में। शनि ग्रह कितने दिनों में परिक्रमा करता है? 29.5 ईयर्स में। याद रखना, बाकी सारे डेज हैं, शनि ग्रह का ईयर्स है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक रूप में पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिवली चार्ज? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्फा किरण, अल्फा रेज, ऑप्शन नंबर बी है बीटा रेज, ऑप्शन नंबर सी है गामा रेज, ऑप्शन नंबर डी है एक्स रे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सी होती है? बीटा रेज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीटा रेज। अल्फा रेज कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। गामा रेज कैसी होती है? कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग लकड़ी की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये आप सबको पता है ना, बचपन से ही इसको, बचपन से तो नहीं लेकिन 6-7 क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो कि लकड़ी की हो या कोई सा भी जीवाश्म हो, जो डायनासोर के भी जीवाश्म मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ों के, इनकी आयु का निर्धारण किससे करते हैं? तो कार्बन 14 पद्धति से। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन 14, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है पोलोनियम। सही आंसर इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था इसका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि आयु का निर्धारण कार्बन 14 से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस की दूरी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? आपको रिलेशन याद होगा, लाइट चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। यहां पर एफ क्या है? फोकल लेंथ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। क्या रिलेशन है? फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। या कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या फोकस का कितना गुना होता है, तो 2 को आप इस साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2f। तो मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होगा। ऑप्शन देखते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन था कि फोकस की दूरी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है। ऑप्शन नंबर ए है हाफ, मतलब आधा है। ऑप्शन नंबर बी ट्वाइस, 2 गुना है। ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स है, 4 बार। ऑप्शन नंबर डी है 3 टाइम्स है, 3 गुना। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर है, आप देख पा रहे हो यहाँ एफ क्या है? आर का आधा है, तो सही आंसर है इसका आपका आधा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए। फोकस दूरी क्या होता है? आधा होता है वक्रता त्रिज्या का। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद भी रखना पड़ेगा इसको। मैं बताता हूं आपको, आप नोट डाउन कर लेना अगर आपको याद नहीं होगा तो। शेविंग के उद्देश्य के लिए, शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग पर्पस? आपके ऑप्शन है कनकेव मिरर, ऑप्शन बी है कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी है प्लेन मिरर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? कनकेव मिरर। सही आंसर है आपका कनकेव मिरर का उपयोग करते हैं शेविंग मिरर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए है आपका। अच्छा, और किस किस के लिए यूज करते हैं कनकेव मिरर का? तो कनकेव मिरर का यूज और होता है सर्च लाइट में, और किस चीज में यूज होता है? जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें। और किस चीज में यूज होता है? जो सोलर कुकर होता है उसमें यूज होता है। सोलर कुकर में क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था कन्वेक्स मिरर, उसका उपयोग अगर पूछता है तो जो गाड़ी होती है उसको रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं, जिसमें आप पीछे की ओर देखते हो, या ड्राइवर के बगल में आप देखे होगे लगा हुआ रहता है, एक दूसरी साइड में भी लगा रहता है, जिसे आप पीछे की इमेज को आसानी से देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी है प्लेन मिरर। सुबह सुबह उठ के आप जो चेहरा देखते हो जिस मिरर में, वो प्लेन मिरर रहता है। तो ये सारे यूजेज है मिरर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना आप। पानी में बुलबुले के रूप में कार्य करते हैं। द बबल इन वाटर एक्ट एज ए, ऑप्शन नंबर ए है कन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी है कनकेव मिरर की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी है कन्वेक्स लेंस की तरह, या ऑप्शन नंबर डी है कनकेव लेंस की तरह। तो एक बात तो आप समझ लो, जो मिरर होता है उसका एक पार्ट क्या होता है? कलर किया हुआ रहता है, कलई की हुई रहती है। सिर्फ एक जो उसका सिरा होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ अवतल दर्पण का, तो आप देखो कि एक साइड में ये क्या है? कलर किया हुआ है। एक साइड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये खुली हुई है। या इस वाले उत्तल दर्पण में भी देखोगे तो एक साइड से कलर किया हुआ है। लेकिन लेंस में आप देखते हो कि लेंस में किसी भी टाइप से कलर नहीं किया हुआ रहता है किसी भी तरफ से, ठीक है ना। तो पानी का बुलबुला जो है वो दोनों साइड से आपको दिख रहा होता है, आप देखोगे तो आर पर दिखेगा उसमें। तो इसका मतलब है कि वो मिरर तो हो ही नहीं सकता ना। कई बार आप मिरर और लेंस में कंफ्यूज हो जाते हो, तो मिरर तो उसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या होगा? तो लेंस ही आंसर होगा। अब लेंस में देखते हैं कौन सा है। आपके ऑप्शन है, जो ऑप्शन है आपका वो है, पहला ऑप्शन है कनकेव मिरर, दूसरा ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर, पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है कनकेव मिरर, ऑप्शन सी है कन्वेक्स लेंस और ऑप्शन डी है कनकेव लेंस। तो किसकी तरह बिहेव करता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कनकेव लेंस की तरह। याद रखना आप, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। मिरर तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता।
कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है मिरर और लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। आपके ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है कोरियोग्राफर, ऑप्शन सी है कॉर्डियोग्राफ, ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी है आपका डिक्टफोन, मतलब डिक्टेफोन। आपका जो ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, ये सही आंसर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिस्मिक वर्ड जहां भी आपको दिखे आप समझ जाना वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। अच्छा, बाकी ऑप्शन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर किसको बोलते हैं, जो डांस स्टेप को डिजाइन करता है। आप देखे होंगे डांसर होता है, उसके साथ कोरियोग्राफर होता है। भारत के जो प्रमुख कोरियोग्राफर है उनका नाम क्या है, आप देखेंगे एक बॉलीवुड में सरोज खान नाम की कोरियोग्राफर थी, एक और भी थे, वो मोटे मोटे से उनका कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो आप देख रहे होंगे जो डांस को डिजाइन करता है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कार्डियोग्राफ क्या है, तो हृदय की गति से रिलेटेड है वो कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्टफोन क्या है, तो आप जो बोले हुए शब्द को रिकॉर्ड करते हो वो जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं डिक्टफोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, ध्वनि की तीव्रता को किस संदर्भ में मापा जाता है। एक्चुअली में क्वेश्चन है आपका ये कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है वेव, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है हर्ट्ज। तो आपको पता ही है ध्वनि की तीव्रता का आंसर क्या होगा, डेसिबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी था वोल्ट। वोल्ट किसको मेजर करने के लिए करते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को। ऑप्शन नंबर डी है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन नंबर डी है थाइमीन। तो सही आंसर क्या होगा आपका, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। रेटिनॉल दिया है, तो रेटिनॉल किसको बोलते हैं, किसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, केमिकल नेम किसका है, विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर डी है थाइमीन। थाइमीन किसका नाम है, विटामिन B1 का। विटामिन बी में आप देखोगे बहुत पार्ट है, B1 B2 B4 मतलब B5 B9, तो विटामिन बी में बहुत पार्ट है। तो थाइमीन किसको बोलते हैं, विटामिन B1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है, मतलब किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी की कमी से, या ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी की कमी से। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इसका सही आंसर क्या होगा, रतौंधी की बीमारी किसकी वजह से कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट, अच्छा बाकी इसमें और भी कुछ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको एक बार नोट डाउन कर लो। ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी में B1 जनरली ज्यादा पूछता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का थाइमीन। बेरी बेरी बीमारी होती है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन सी। क्या कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। और ऑप्शन डी है विटामिन डी। विटामिन डी किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, और ये जो लास्ट साइंस का क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, विच मेटेलिक एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर मतलब कि तांबा। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम।
यहाँ पर आपका साइंस का जो टोटली 15 क्वेश्चन थे, ये साइंस का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो जीके और जीएस वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देखिए भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रीडिंग थे, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड इरविन थे, या ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड बेवेल थे। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कब से कब तक वायसराय थे? 1926 से लेके 1931 तक। लॉर्ड इरविन कब से कब तक थे? यहां मैं लिख देता हूं, आपका नोट डाउन कर लेना। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन वायसराय थे। अब लॉर्ड इरविन के टाइम में ही क्या क्या और हुआ था? 1928 में लॉर्ड इरविन के टाइम में ही और क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन को और क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन बोलते हैं। क्यों? भारतीयों के बारे में डिस्कस करने के लिए, भारतीयों की प्रॉब्लम को मतलब समझने के लिए अंग्रेज अपना कमीशन बना के भेजे थे। ठीक है, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उस टाइम भी अगर पूछे कि कौन थे तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका नाम होगा। सही आंसर है लॉर्ड इरविन। इनके टाइम में और क्या हुआ था? 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था। तो ये था ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर ए था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये कब से कब तक थे? 1916 से 1921 के बीच में। तो इनके टाइम में क्या क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट में एक्चुअली में क्या था, याद रखना आप, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था एक्चुअली में? रॉलेट एक्ट था कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए मतलब वो जेल में बंद कर सकते थे। ठीक है, इसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। तो आपको पता ही है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो ये भी किसके शासनकाल में हुआ था? उस टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है इसमें लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक थे? 1921 से लेकर 1926 तक। तो इनके शासन काल में क्या हुआ था? जब ये वायसराय थे, चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। क्या हुआ था चौरा चौरी कांड में? चौरा चौरी नामक जगह पे, पुलिस स्टेशन पे कुछ लोगों ने क्या किया, उसको आग के हवाले कर दिया। बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जल के मर गए थे। ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल कब से कब तक थे? 1944 से 1947 तक। फिर इनके बाद 1947 में ही माउंटबेटन को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इसका बाई जॉर्ज लेमेंडर, ऑप्शन नंबर बी है टोल्मी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रेसेल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन द्वारा। तो महाविस्फोट का, ब्रह्मांड के महाविस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जॉर्ज लेमेंडर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमेंडर के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? भारत की रीढ़ की हड्डी किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ऑप्शन नंबर बी है हिमालयन रेंज को, हिमालय पर्वत श्रेणी को, ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन नंबर डी है पामीर के पठार को। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल वर्ड था वो किस देश से लिया गया था? फ्रॉम व्हेयर वाज द इमरजेंसी टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका से, यूएसए से। क्या बताना है आपको? आपातकाल किस देश से लिया गया है जो भारतीय संविधान में है? तो सही आंसर क्या है आपका? जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी कहां से ली गई है? जर्मनी से लिया गया है। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया से ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया दिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो संविधान के जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी था जर्मनी, जर्मनी से आपातकाल लिया गया। ऑप्शन नंबर सी था कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यूएसए, यूएसए से क्या लिया गया, यूएसए से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे जो पुरानी डेमोक्रेसी है वो यूएसए ही है, ठीक है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की, सबसे पुरानी अमेरिका की। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी जो स्वतंत्रता है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म के अनुव्रतों में किसको जोड़ा गया था, विच अनुव्रत वाज एडेड टू जैनिज्म बाई महावीर स्वामी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सत्यम मतलब सत्य को, ऑप्शन नंबर बी है अहिंसा को, ऑप्शन नंबर सी है अपरिग्रह को, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मचर्य को। तो किसके जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म में, उनके द्वारा क्या चीज जोड़ी गई उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा ये तो पहले से ही था उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। अच्छा एक वर्ड है इसमें, सत्य तो आपको पता ही है, अहिंसा भी आपको पता है, जो तीसरा इसमें अपरिग्रह है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गैर लोभी या गैर अधिकार की भावना, मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार नहीं जताना, लोभ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है मार्स, ऑप्शन नंबर सी है वीनस, ऑप्शन नंबर डी है जुपिटर मतलब बृहस्पति। सही आंसर क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली में किस व्यक्ति ने किया था, हु लीड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन बरेली। आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन बी है नाना साहब ने, ऑप्शन नंबर सी है लियाकत अली खान ने, या ऑप्शन नंबर डी है बहादुर खान ने। सही आंसर क्या है आपका, बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर खान 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व किया था बहादुर खान साहब ने। जो ऑप्शन नंबर ए है बेगम हजरत महल, ये कहाँ की थी, लखनऊ में। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में। ऑप्शन नंबर बी है नाना साहब, तो नाना साहब तात्या टोपे के साथ मिलकर के कानपुर में विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे, नाना साहब और तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी है लियाकत अली खान, लियाकत अली खान कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार किस व्यक्ति द्वारा चलाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया किस व्यक्ति द्वारा चलाया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी है जुगल किशोर, ऑप्शन नंबर डी है थॉमस वेनेथ। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेनेथ साहब के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी है 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 22 अक्टूबर। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 था कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया हुआ है 10 दिसंबर को। बाकी ऑप्शन नंबर बी दिया था 15 जनवरी, 15 जनवरी को इंडिया में क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस। ऑप्शन नंबर सी था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर बर्थडे है, किसका बर्थडे है, गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री साहब का। तो उस दिन क्या मनाते हैं, विश्व में भी मनाते हैं, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी है आपका 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाते हैं। हकलाना क्या होता है, कई बार आप देखते हो ना लोग बोलने में, मतलब उनके वर्ड में कई बार लटपटाहट होती है, हकला के बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि कई बार मेरे को बोल दो कि सर आप ही हकला के बोल रहे हो, मतलब हकला के बोलना मतलब ऐसा नहीं होता है। हकला के बोलना मतलब ऐसा होता है कि किरण वाला है ना, तो इसको बोलते हैं हकला के बोलना, ठीक।
तो ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद को, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी है अरुंधति राय। सही आंसर है कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रबरदाई। सही आंसर क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अरुंधति राय साहिबा के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय। बाकी ऑप्शन है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे किरानुन सादेन, आशिक, तुगलकनामा, एक्चुअली वो आशिका है। ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। डी है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी राज रासों की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फ्री हिट शब्द किससे संबंधित है? अगर ये नहीं आता है ना तो इसका मतलब है कि आपको खेल कूद में जरा सा भी इंटरेस्ट ही नहीं है। फ्री हिट शब्द किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है, पहला ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो फ्री हिट किस में मिलता है? क्रिकेट में जब बॉलर नो बॉल फेंकता है तो एक बॉल फ्री हिट मिलती है। फ्री हिट में क्या होता है? बैट्समैन चाहे कैच आउट हो जाए उसको आउट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? तो या बोल्ड भी हो जाए तो उसको आउट नहीं माना जाएगा। सही आंसर है आपका इसका। फ्री हिट वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इंडिया गजट, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी है एवरिकारा, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता गजट। ये मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, आपको भी याद होगा मैं उम्मीद करता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या था क्वेश्चन नंबर? कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा कि भारत का जो उपग्रह था आर्यभट्ट किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोवियत यूनियन ही पहले हमारा सब माई बाप हुआ करता था। जितने हथियार लेने हैं कौन देगा भाई? सोवियत संघ देगा। कहीं अगर वर्ल्ड में हमको कहीं पे सपोर्ट की जरूरत होगी तो कौन देगा भाई सपोर्ट? सोवियत संघ देगा। यूएनओ में कभी जरूरत पड़ती थी, आज भी जरूरत पड़ती है, वीटो पावर 5 ही लोगों के पास है तो सोवियत संघ ही हमारा सपोर्ट करता है। हालांकि अब तो मतलब फ्रांस भी और यूएसए भी, ब्रिटेन भी कई बार कर लेते हैं, चाइना को छोड़ के बाकी सारे ही करते हैं, लेकिन पहले यूएसए और ब्रिटेन हमारे को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। हमेशा सपोर्ट कौन सा कंट्री करता था? रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? हे राम इज रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ विच लीडर? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो हे राम किसकी समाधि पर लिखा हुआ है? महात्मा गांधी की समाधि पर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अच्छा, कई बार ये भी आपसे पूछ देता है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, कहाँ पे है? राजघाट। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कई बार आपसे पूछता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शक्ति स्थल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक डाउट पूछिए, हम जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। यहाँ पे आपका जीएस जीके का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।